अस्सलाम वालेकुम मेरे सभी लिसनर्स। आज मैं फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल उर्दू नावल जलाउट पर नावल सुनसाइयाँ के साथ, जिसके राइटर हैं जे निखल, और ये इसकी 27वीं एपिसोड है। जल्दी से नावल को कंटिन्यू करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ लाइक, शेयर और कमेंट्स करें। उसूलन तो हमेशा की तरह अगली सुबह को नाज़मा बेगम के लिए फ़तह आमीज़ राहन और हवेली के दिगर मकीनों के लिए हंगामा खेज़ी लेकर तुलू होना था। लेकिन उफ़क़ पर चमका आज का आफ़ताब नाकाबिल यकीन तब्दीली लेकर तुलू हुआ था। दिलावर को सुबह हवेली में देखकर, जहाँ नाज़मा बेगम की रगो-पै में गुस्सा इश्तिआल के शरारे दौड़े थे, वही पसमर्दा शिराज उस्मानी उस काया पलट पर मुताज्जिब से अपनी जगह साकित जमे रह गए थे। वरना तो जब कभी माजी का जिक्र गलती से भी हवेली में छिड़ता था, अगले ही पल से दिलावर उस्मानी महीनों के लिए हवेली को फिर अपनी शक्ल नहीं दिखाता था। दिलावर, कहाँ जा रहे हो? नाश्ता तो करते जाओ। उसे नाश्ते की मेज़ के बजाय बैरूनी दरवाजे की सिमत बढ़ता देख दीजान ने टोका। दीजान, खेतों में बुआई का काम शुरू होना है, मेरा वहाँ रहना ज़रूरी है। नाज़मा बेगम की मौजूदगी के बाइस वो दिक्कत से लहजा हमवार रख पाया था। पर बेटा, दीजान, मेरी वजह से काम रुका हुआ है, आप परेशान नहीं हो? उसके कतन अंदाज पर दीजान चुप होकर रह गई थी। बाबू साहब, रुकिए ज़रा। और अभी वो वापस कदम उठाने ही लगा था कि अकब से मुलाजमा की आवाज़ पर वापस कोफ्त में रुकना पड़ा। क्या मसला है? हिज़्ब साबिक लहजा आतिश था। वो वो बाबू साहब, भाभी साहब ने ये दिया है, कहा है जब वक्त मिले खा ज़रूर लीजिएगा। पैगाम के साथ सहमी मुलाजमा ने टिफ़िन बॉक्स भी बढ़ाया। वो तनी रगों के साथ इनकार के लिए लब वाह करने ही लगा था कि वो मज़ीद बोली, और कहा है कि हो सके तो शाम जल्दी आ जाइएगा, मटर पुलाव बना रही हैं वो आपके लिए। मुलाजमा के अगले पैगाम पर जबड़े भीज थे। उसकी निगाह किचन की दहलीज की जानिब उठी, जहाँ वो गालिबन वो पैगाम तरसील करवा कर अपने काम में मगन हो गई थी। जैसे जनाबा को यकीन कामिल हो कि हुक्म की तामील बिना हिलो हिज्जत बज़िद शौक़ व असरार होगी, और इस दर्जा एतमाद पर उसका अश अश कर उठना बनता तो था। ले भी लो, अब देर नहीं हो रही। उसे इनकार के लिए तैयार देख दीजान ने जोर डालकर बोली, तो वह तवन व करहन टिफ़िन थाम गया। और शाम जल्दी आना, बिला ज़रूरत इधर उधर के कामों में उलझ कर भूल नहीं जाना। खुश नसीब होते हैं वो मर्द जिनकी बीवियाँ इतना ख्याल रखती हैं उनकी पसंद नापसंद का। हिज़्ब साबिक दीजान अपनी बच्ची के इक़दाम पर निहाल हुई थी, जिस पर कुलस कर जहाँ नाज़मा बेगम ने पहलू बदला था, वहीं वो बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया था। ये लड़की मेरी सोच से ज़्यादा ख़तरनाक है। ज़रा सी बात पर अड़ियल घोड़े की तरह बिदक कर सर पर आसमान उठा लेने वाले हरीफजादे को बिना एक लफ्ज़ कहे हुक्म बजा लाने पर नाज़मा बेगम का तन बदन जलने लगा था। फिर नाज़मा बेगम के कानों में गूंजते कदम दर कदम करीब हो रहे ख़तरे की आहटों का सिलसिला थमा नहीं था। शिकस्त के खौफ से चकनाचूर होकर इर्द गिर्द का जायज़ा लेते उन पर खदशात, अदम तहफ़्फ़ुज़ात पल पल दो चंद होते गए थे। चंद महीने कबल आलीशान हवेली से कोसों दूर वाक़ जामिया मस्जिद के इमाम की अपने घर की चार दीवारी तक महदूद रहने वाली पोती की दिलावर उस्मानी की ज़िंदगी में दाखिल होने को उन्होंने ज़रा अहमियत नहीं दी थी, बल्कि जो 1% खदशात थे उसकी जानिब से भी वो उस लड़की का तारुफ मिलने के बाद जाते रहे थे कि भला एक मामूली सी लड़की नाज़मा उस्मानी के तक को क्या नुकसान पहुंचा सकेगी, जिसकी रिजवाना बेगम जैसी ऊंचे ख़ानदान की बेटी, बल्कि ख़ुद उस्मानी ख़ानदान की दोनों बेटियां बाल नहीं बाका कर सकी थी। लेकिन अब गुज़िश्ता 1-1.5 महीने मुक़द्दस की हवेली में मौजूदगी पर गौर करने के बाद हकीकतन उनकी नींद उड़ गई थी। दिलावर उस्मानी के तौसत से वो दीजान के करीब तर तो थी ही, साथ साथ उस लड़की ने नहायत गैर महसूसदा अंदाज में न सिर्फ उनकी बेटी बहू को अपना गर्विदा बना लिया था, बल्कि हवेली के मुलाजमीन भी उसके ज़ेर हुक्म आ गए थे। हमा वक्त चारों जानिब से छोटी भाभी सा का हवाला सुनने को मिलने लगा था। हद तो ये कि दिलावर या उससे जुड़ी किसी शय का नाम तक ज़बान पर ना लाने वाली रिजवाना बेगम तक अब अक्सर किचन में उसे महुए गुफ्तगू मिलने लगी थी। उस अड़ियल हरीफजादे के तमाम तर हरीफ गिरी से तो वो वैसे ही उस न जाने कौन सा जादू मंत्र फूंक कर राम कर दिया था। बारीक बिन्नी से इर्द गिर्द का जायज़ा लेते हुए उनके रग रग में इज़्तिराब जहर के मानिंद फैलता जा रहा था।
फितरतन वो एक हाकमियत परवर जाम हस्ती में चूर रहने वाली खातून थी। इलाके के हाकिम ख़ानदान में बड़ी बहू की हैसियत से ब्याह कर आने के बाद उनकी फितरत को मज़ीद तक़वियत मिल गई थी। तज़ाद शादी के चंद ही महीनों बाद हवेली की भागदौड़ मिल जाने पर इस्तेहकाम व पुख्तगी से गर्दन का सरिया कुछ और अकड़ कर सीधा हो गया था। हो भी क्यों ना, कहाँ ख़ानदानी हवेलियों में सास के हयात होते हुए किसी बहू को हवेली की सरबराही तक मिलती थी, बल्कि उम्र बीत जाती थी उस मकाम तक आने के लिए। उन्हें पहले ही कदम पर वो मकाम मिल गया था, फिर उनके हौसले क्यों न बुलंद होते, क्यों वो मज़ीद की लालच न करती। उनकी इस और की लालच को सिमत न मुकम्मल जानिबदारी से फ़ौक़्तन फ़ौक़्तन हवा देकर मजबूत किया था। बस तज़ाद शिराज उस्मानी की उस नादानी में सरजद हुई गलती के बाद से तो जैसे उन्हें खुली छूट ही मिल गई थी। कहीं जो ज़रा छोटी बहू के मुकाबिल आने का खदशा था, वो भी उनके ख़ानदान भर का मुजरिम साबित होने पर जाता रहा था। दूसरा रिजवाना बेगम बेचारी थी भी सादा लो खातून, जो हवेली में कदम रखते ही शौहर की गलती को अपना जुर्म मानकर लब सी गई थी। अब दबने वाले को दबाने वाले से ज़्यादा मज़ा भला इस दुनिया के और किस खेल में आता है। दीजान तो बेचारी थी ही शांत व मुतामिल मिजाज की मालिक, ना उनमें तेज़ तरारी थी, ना रिवायती सास की तरह रोक टोक करने की आदत। उनकी ये फितरत नाज़मा बेगम को कदम जमाने के लिए हर तरह से माऊन साबित हुई थी। इस तरह हर बात पर छटपटा रही दोनों नंदे अंगूठे तले आ गई, क्योंकि दीजान रिवायती माओं की तरह ब्याही बेटों को मैके के मामलात में बेजा अंगश नुमाई पर हिमायत देने के कायल नहीं थी। फिर जब 5 साला दिलावर एक मर्तबा फिर माजी का तूफ़ान अपने साथ लेकर हवेली में आया, तो दीजान उसे समेटने में ही गाफिल हो गई। शिराज उस्मानी की मुजरमाना खामोशी कुछ और खामोश हो गई। रिजवाना बेगम ने हुक्म हाकिम मर्गी मफाजात का चोला ओढ़ लिया। पे दर पे हालात खुद ब खुद उनके हिमायत में बिना किसी तगे दो के आते रहे। शहबाज उस्मानी दाजी का दायां बाजू बन गए। उन्हें हवेली की सरबराही पर मजबूत गिरफ्त मिल गई। बारान मतवक्को सरदार के लिए नामजद हो गया। खेत व जागीर के मामलात मीज़ान के ज़िम्मे मुंतकिल हो गए। महावरतन उनके दोनों हाथ घी और सर कढ़ाई में थे। हवेली के अंदर अब कोई उनके मुकाबिल उनके मुखालिफ खड़ा होने वाला बचा ही ना था। और जो 2 नंदी कमज़ोर कोशिशें करती थी, उन्हें वो चुटकियों में किनारे लगाना जानती थी। और अब जब मंजिल बहुत करीब आ गई थी, तो यकायक मनाजिर का बदलना उन्हें अंदर तक हिला गया था। दूसरों के हक की जागीर पर अपनी ख्वाबों के किले तामीर कर जामे हस्ती की जंजीरों में जकड़े रहने वालों का मसला यही होता है कि हकदार के बगावत के आहट भी उनकी बुनियाद हिला देते। और वो इस वक्त नाज़मा बेगम उस कैफियत से 2-4 बौलाई बौलाई सी घूम रही थी। हिज़्ब तवक्को व हिज़्ब साबिक भारी अक्सरियत से इलेक्शन में फ़तह हासिल हुई थी, और हवेली के दस्तूर के मुताबिक हल्फ लेने के बाद रात हवेली में बड़े पैमाने पर जश्न का इंतज़ाम किया गया था। आस पड़ोस के गांव जवार में अलग से दावत आम का एहतमाम हुआ था। जश्न के इंतज़ामात में हवेली के अंदरूनी मामलात संभालने की जिम्मेदारी दीजान ने बिना मशावरत किए उनके सामने ही मुकद्दस को सौंप दी थी, जिस पर मानो रही सही कसर ही पूरी हो गई थी। तज़ाद हवेली की किसी खुशी के मौके या तकरीब में शिरकत ना करने वाला दिलावर का जश्न के शुरू से लेकर आखिर तक पेश रहना उनका सैरो खून जलाता रहा था। मुकद्दस का हर आम व ख़ास मेहमान ख़वातीन से दीजान का फ़खरिया तारुफ करवाना, सदके वारी जाना भी नाज़मा बेगम के लिए पूरी तकरीब में शदीद आसाबी इम्तिहान बना रहा था। रात सारी उन्होंने गोया कांटों पर गुजारी थी, जिस वजह से सुबह होते ही सर दर्द से फटने लगा था। कल रात गुस्सा व इश्तिआल को ज़ब्त करने के तगोदो में उन्होंने कुछ खाया भी नहीं था, लिहाजा टैबलेट लेने से कबल कुछ खाने के गर्ज से किचन की सिमत पड़ी थी। जश्न की थकन के बाइस हवेली के मकीन तो दूर, खुद मुलाजिम भी अभी तक नहीं जागे थे। वो कनपट्टी सलाते हुए किचन में दाखिल हुई, और वहाँ पहले से मौजूद मुकद्दस को बर्नर के पास खड़ा देख उनके अंदर इज़्तिराब की शदीद लहर भड़कते शोले की तरह उठी थी। आपको कुछ चाहिए था? आहट पर मतवज्जा होते उसने खुश दिली से पूछा। जवाबन उनकी सपाट निगाह ट्रे पर गई थी।
انہیں ضروری کام سے جانا ہے تو ہم ناشتہ لے جا رہے تھے. آپ کو کچھ چاہیے تو ہم. شامی کباب برتن میں ڈال کر ٹرے میں رکھتی ہوئی وہ ان کی نگاہوں کا جواب دے رہی تھی. جواباً بنا کچھ کہے وہ فریج کی سمت بڑھ گئی. مقدس نے دوبارہ اخلاقاً پوچھنے اور مدد کی آفر کرنے کا سوچا، لیکن ان کے پتھریلے تاثرات کے پیش نظر لب بھیج کر ٹرے تیار کرنے لگی. کافی مگ پر لکڑی کا گول ڈھکن ڈھانپ کر وہ ٹرے اٹھانے لگی تھی کہ پشت سے ابھری ناظمہ بیگم کی استہزائیہ جملے پر اس کے ہاتھ تھمے تھے. پتھر ہے وہ، پتھر سے سر ٹکرانے پر زخم و تکلیف ہی ملتی ہے، خواہ عملاً ٹکرایا جائے یا اپنی خدمت، ریاضت، عنایت، اخلاص و محبت کی جائے. پتھر کا وصف ہی تکلیف دینا ہے. ہم سمجھے نہیں. وہ انجان ہوئی تھی. رد عملاً ناظمہ بیگم نے نخوت زدہ چہرے کا انتہائی زہریلی مسکراہٹ نے تیزی سے احاطہ کیا. ساتھ کٹیلی نگاہ اس کی سمت اٹھی تھی. اس باغی کے رگوں میں جس ذات کی عورت کا خون دوڑتا ہے نا، اس میں وفا نہیں ہوتی، ٹھہراؤ، کسی ایک کا ہو جانا، جان نثار جیسی اعلیٰ خصوصیت نہیں پائی جاتی، خواہ کوئی اس پر جان ہی کیوں نہ نچھاور کر دے. اور محبت، لمحاتی توقف کسی نوکیلے تیر کی طرح سنسناہٹ کے مترادف تھی. محبت سے اس کا کبھی کوئی واسطہ ہی نہیں پڑا، البتہ نفرتیں اس نے بے حساب سمیٹی ہیں، اپنی حرکتوں کی وجہ سے بھی اور خود کو دنیا میں لانے والوں کی مہربانی سے بھی. اور رہی بات رشتے نبھانے کی، تو جس نے رشتے دیکھے ہی نہیں، وہ بھلا رشتوں کے تقاضے کیا جانے گا. اعتبار کرنا یا سونپنا اس کے سرشت میں ہی شامل نہیں ہے. وہ کسی کا نہیں ہو سکتا، کسی کا بھی نہیں، خواہ کوئی کتنے ہی محبت و اخلاص سے جتن کر لے. خشونت بھرے انداز میں اپنے اندر بھرا زہر نکالتے وہ زہر خندگی سے ہنکار بھرتی ونر سلگانے لگی تھی. دوسری طرف دبیز خاموشی کو ٹھہرا دیکھ کہیں ان کے شاطر دماغ کو کامیابی کی تقویت ملی تھی جو سراسر وقتی ثابت ہوئی تھی. ہم طے نہیں کر پا رہے آیا اسے ہم متضاد نظریات کا فرق کہیں یا ایک غیر ثابت شدہ مفروضے کی مٹی سے بنایا گیا مجسمہ کہیں. توقف سے ابھری اس کی پرسوچ آواز میں وہی ازلی ٹھہراؤ تھا. اچھا، مثلاً کیسا فرق ہے؟ ہم بھی تو جانیں. گو کہ ان کے تن بدن میں متانت بھرے جواب نے آگ لگا دی تھی، لیکن انا کی تسکین کے لیے نخوت سے سوال گو ہوئی. پہلا تضاد تو ہماری نظریات میں یہی ہے کہ ہم شخص کو اس کی شخصیت کے درپن میں دیکھتے ہیں، اور آپ شاید اس کے حوالے جات کی بنیاد پر. اس کا پہلا ترک ہی ناظمہ بیگم کے تلووں پر لگ کر سر پر بجھا تھا. تبھی ان کے عضلات خطرناک حد تک سرخ ہوتے کھینچ گئے تھے، لیکن اس کا مدلل لہجہ مزید ان کی غلط فہمیوں کا قلعہ مسمار کرنے کے لیے جاری تھی. وفا اور جان نثاری، ان دو الفاظ کی آپ کی زبان میں کیا تشریح ہے ہم نہیں جانتے، لیکن اس نفسا نفسی کے دور میں جہاں خونی رشتے بھی نفع نقصان کے ترازو پر تول کر نبھائے جاتے، وہاں وہ شخص بے زبان جانور پر بے غرض بلکہ خود سے بے بہرا ہو کر جان لٹاتا ہے، فقط ایک پالتو ہاتھی کے لیے. ساری رات سردی مچھر کی پرواہ کیے بغیر بے آرام شیلٹر میں گزار دیتا ہے. اگر یہ وفا جان نثاری کسی کا ہو جانا نہیں ہے تو ہماری نظر میں پھر دنیا میں ان الفاظ کا کوئی معنی ہی نہیں. قطعیت سے کہتے اس نے نفی میں سر ہلایا تھا. اعتبار، ہمارے مطابق اعتبار دو ہاتھ کی تالی ہوتی ہے جس کے دو اصولوں پر پیمائش ہوتی ہے. اول تو سامنے والا جتائے تو اسے مان بخشنا، یا پھر خود جتا کر مد مقابل سے مان وصول کرنا. اور ہمیشہ انہوں نے ہماری توقع سے زیادہ ہمیں مان و عزت بخشا ہے، اور ہم ازحد مطمئن ہیں. ان کے اس اقدام سے اس کے پر اعتماد مسکراہٹ ناظمہ بیگم کے حلق میں کڑوے زہر کی طرح اتری تھی. ضبط سے اس کی شب خوابی سے مائل آنکھوں کی سرخی دہکتے شعلے کے مانند بھسم کرنے کے در پر تھی. رہی بات محبت و رشتے کی، تو ان کے پاس دی جان جیسی ممتا کی عورت سراپا محبت و اخلاق کی پیکر ہستی جیسا انمول رشتہ ہے، جن کی محبت کی چھاؤں ہمیشہ اس پر سایہ فگن رہتی ہے، جس کی عمدہ تربیت نے انہیں رشتوں کا معنی بھی سمجھایا ہے اور رشتوں کا مان رکھنا بھی بخوبی سکھایا ہے. کسی نے اس کا عملی مظاہرہ نہیں دیکھا تو دوش ان کا نہیں، از خود مقابل کا ہے جو خود رشتوں کو نبھانے کا اہل نہیں تھا. کہنا درست ہوگا کہ لوگوں کو انہیں اپنے کم ظرف
नज़र व ख्याल के बदनुमा ऐनक से देखने से फुर्सत ही नहीं मिली। नियत ना होते हुए भी वो तासिफ से रवानगी में काफ़ी गहरा कारी वार कर गई थी, जिस पर सड़ता पा भर भर जलती वो कुछ कहने लगी थी कि मुकद्दस के सिलसिले कलाम जोड़े रखने से वो बल खाती नागिन की तरह पहलू बदल कर लब भीज गई थी। और अगर आपकी मोहब्बत का इशारा हमारी जानिब है तो हमारी नज़र में मोहब्बत का मतलब इज़्ज़त व एहतराम है, और उस शख्स की नज़र में हमारे लिए इतना इज़्ज़त व एहतराम है। हमने देखा है कि लफ्ज़ों में बयान तक करना मुमकिन नहीं है। उसके मुस्तहकम लहजे में मान व फ़ख्र की खनक शामिल थी। हमें नहीं मालूम था कि हादी हकीम ने अपनी पोती को इतने उम्दा इखलाक दिए हैं कि वो बड़ों से दो बदू मुकाबला करती है, बल्कि सबकत ले जाती है। अपनी नखवत ज़्यादा खुश्क लबो लहजे से बड़े बड़ों की बोलती बंद कर देने नाज़मा बेगम पहली बार लाजवाब होकर आपे से बाहिर हुई थी। तरबियत व इखलाक पर उतर आई थी, जिस पर पल के लिए मुकद्दस सन्नाटे में आई थी। आपको हमारी कोई बात बुरी लगी हो तो हम तहे दिल से माजरत खा हैं। बाकी हमारे अब्बा ने हमें अदब, तमीज़, लिहाज जैसे उम्दा अखलाक का दर्स देते हुए सख्ती से हिदायत किया था कि हम उसे अल्फाज के चुनाव, लहजे का इंतखाब के लिए ही इस्तेमाल करें, न कि हक गोई के ख़िलाफ़। एक मरतबा फिर माजरत। उसके फौरी व फिलबद ये जवाब पर नाज़मा बेगम का दिमाग झंझना उठा था। चुप रहती हूँ, यानी रिश्तों का मान रखती हूँ, वरना मैं हर लहजे की पहचान रखती हूँ। बहुत खूब। ज़ब्त इश्तिहाल से उनका तनफ़ुज़ बुरी तरह फूलने लगा था। बहुत खूब। और कुछ? बिलबिलाती अना चटकते आसाब ने हकीकतन उनके अल्फाज व हफ़ाज छीन लिए थे। जी, आखिरी बात। खिलाफ फितरत इतना बोलकर वो मज़ीद बोलने से ख़ुद को रोक नहीं पाई थी। शजरा नज़्ब हो या वालदैन का हवाला इंसान की शख्सी शनाख्त को ही ज़ाहिर करता है। किसी की शख्सियत का आईनादार नहीं हो सकता। बिलफ़र्ज़ वली के घर वाले वली और काफिर के घर वाले काफिर ही जन्म लेने जैसा कोई लाजिम मुल्जिम कानून होता तो फिर दुनिया में इतने फसाद ही बर्पा नहीं होते। बिलफ़र्ज़ वली के घर वली और काफिर के घर काफिर ही जन्म लेने जैसा कोई लाजिम व मुल्जिम कानून होता तो फिर दुनिया में इतने फसाद ही बर्पा नहीं होते। दुनिया साफ साफ दो रंग, सफ़ेद व सियाह, दो खित्ते, मोमिन व बातिल में बटी एक अमन परवर जगह होती। वह तासिफ ज़दा थी, मगर कतन तंज नहीं कर रही थी। और सबसे अहम उनकी वालदा तवाइफ थी, यह कोई अहले तकवा। इस पर नुक्ता चीनी तो दरकिनार, हम इजहार ख्याल का हक तक नहीं रखते, क्योंकि यह फ़ैसला किसी ज़मीन वाले का नहीं था, और आसमान वाले के फ़ैसले में हम लब कुशाई करें इतने हम गुस्ताख नहीं, और उनमें ऐसी कोई इखलाकी बुराई नहीं है जो हमें उनसे मुतनफ़र कर सके। दूसरा, हम मुतवस्त घराने से ताल्लुक़ रखने वाले बेहद आम लड़की हैं। कनात हमारी तरबियत का अहम जुज़ है, इसलिए हमारे तवक्कुआत के किले कोई बहुत बुलंद बांग नहीं है। हम महदूद वसाइल के आदी हैं, और वो अपनी अनथक मेहनत से जो हक हलाल कमाते हैं वो हमारे लिए बहुत से कई ज़्यादा है। सरदार की अहलिया का रुतबा, इस आलिशान हवेली की सरबराही, तख्त हमारे वहमो गुमान में भी नहीं, लिहाजा बेफिक्र रहें। दहलीज अबूर करने से पहले उसने आखिरी कार्रवाई के तहत बहुत अच्छी तरह से उन्हें उनकी फांस की तरह अटकी सोच व तफक्कुरात तक अपनी रसाई जताकर चल दी थी। पीछे नाज़मा बेगम की हालत नागुफ्ता थी। कूफा मिजाज लोगों की बहुतात है यहाँ। इस शहर नामुराद से ख़ीमे समेट लो। ट्रे उठाई, कब्र की सिमत पुरसोच कदम उठाते हुए उसे अपने आसाब बेहद भारी वो बोझल महसूस हो रहे थे। वजह कतन भी नाज़मा उस्मानी के बलखाती अना को राम करने का नहीं था, क्योंकि उसका ज़मीर मुतमईन था। उसने कोई बद अखलाकी या बदतमीज़ी करके अपनी तरबियत को शर्मिंदा नहीं किया था, बल्कि मुनासिब अल्फाज व अंदाज में आईनादारी की थी। जो किसी जाम हस्ती में चूर किसी नाक़िस को गिरा गुजर गया तो उस पर शर्मिंदगी या मलाल पाल कर हरगिज़ भी वो ख़ुद को अहमक साबित नहीं कर सकती थी। उसके आसाम बूझल थे, तो वजह सगे रिश्तों का ये बदनुमा व बदसूरत रूप था। उसे हाजी हकीम ने रिश्तों के जो मायने व मफ़हूम सिखाए थे, हवेली वालों के दरमियान वो कतन मफकूद थे। बुग़्ज़ व कीना, नफ़रत व हकारत, हरस व हसद, अनाद व दावत जैसे तमाम दिलसोज जज्बात यहाँ के मकीन आपस में रखते थे।
ऐसे में भला बाहम मोहब्बत व इखलास, यगानियत व अपनायत एहसास की गुंजाइश कहाँ निकलती थी। जीने तय करते उसके ख्यालों की रविश दिलावर की तरफ भटक गई थी। उस शख्स की शख्सियत में अगर इतनी दरारें थी तो वजह नफ़रतों और तलखियों के ये कोड़े तो जो उस पर बचपन से बेहिसाब बेरहमी के साथ बरसते आ रहे थे। माँ का मेहरबान आंचल छीनने के बाद जहाँ सगे रिश्तों को उसे अपनी खून की गरमाइश से सींचना चाहिए था, वहाँ उन लोगों ने गाढ़े पतले खून की फ़र्क व तफरीक को हिस्ब तौफीक उसकी झुलसी रूह को तार तार किया और अब तक उसकी रूह छलनी कर रहे हैं। अगर उसकी ज़ुबान का जायका जहर था तो वजह ये रिश्ते थे जिन्होंने सिवाय डसने के उसे कुछ न दिया था। हर कदम पर बेहिसी व बेरहमी की सौगात वसूल करने वाले की फितरत में सुलगती अदावतें दहकते अंगारे नहीं होंगे तो और क्या होगा। संभल कर, क्या कर रही हैं, अभी गिर जाती। गायब दिमागी के आलम में दाखिल हुई मुकद्दस डोर मैट से उलझ कर लड़खड़ा कर गिरती के बेड से जैकेट उठा रहे दिलावर ने लपक कर उसका बाजू थामा था। जवाबन बजाय हमेशा की तरह हड़बड़ा कर उसका हिसार तोड़ने की कोशिश करने के वो सर उठाकर उन्हें खोई खोई निगाहों से उसका चेहरा तकने लगी थी। ठीक है ना? ट्रे दपाई पर रखते तशवीश से उसने नरमी से उसके बाजू पर दबाव डाला, जिस पर वो पलकें झपकाकर हवासों में लौटती हुई हौले से उसके हिसार से निकली थी। दिलावर ने माथे पर तफक्कुर की अंगद जाल बिछाए उसका नमाज के अंदाज में बंधे जामुनी रंग के दुपट्टे के हाले में दमकते कुंदन नकूश को देखा, जिसकी शादाबी व ताजगी दबी सोच की परत ने मानिन कर दी थी। नाश्ता कर लें, अब ठंडा हो रहा है। उसकी मुस्तकिल नज़रें खुद पर देख तवज्जो हटाने के लिए कहती कबर्ड की सिमत बढ़ गई, जहाँ हिज़्ब आदत तूफान आया था, गालिबन एक बिल की तलाश में जो वो जल्दी जल्दी में निकाल कर नहीं गई थी। यूँ अपनी फ़िक्र नज़रअंदाज होने पर वो जलवलाता एक तर्श नज़र नाश्ते पर डालकर तेज़ी से अपना जैकेट उठाता कबर्ड के निचले ड्रॉ से शूज़ निकालने के लिए झुकने लगा था कि किन अखियों से उसकी कार्रवाई देखकर मुकद्दस ने उसका बाजू थाम कर बाज रखा। जूते पहनकर खाना नहीं खाते? बेशक, पर जूते पहनकर बाहर जाते हैं। वो रिखाई से इतलान बोला। और नाश्ता? मुझे अब भूख नहीं है। कलाई आज़ाद करके उसने दोनों जूते बरआमद कर लिए थे। अब क्या हो गया? गालिबन वही जो आपको हुआ है नीचे जाने के बाद। उसका दूबदू जवाब लगते भर के लिए मुकद्दस को चुप करा गया। कुछ नहीं हुआ है। पहली बार झूठ बोलते उसकी ज़बान बाज़ाब्ता लड़खड़ाई थी। फिर मुझे भी कुछ नहीं हुआ है। हकीकतन उसका पारा सवानेज़े पर जा पहुंचा था। क्यों ऐसे कर रहे हैं? एक मर्तबा फिर उसका बाजू थामती वो रूहान सी हो गई थी। मैं कर रहा हूँ या आप? नीचे जाते हुए आप बिल्कुल ठीक ठाक थी और अब चेहरे की रंगत ही बदल गई है। न जाने क्यों उसे इस कदर फ़र्क पड़ रहा था कि उसकी फ़िक्र में उसी पर बरहम हो रहा था। ऐसा कुछ नहीं है, हम बस सोच रहे थे कि आप दी जान से इजाज़त ले लें तो हम आज शाम या कल सुबह तक वापस अपने क्वार्टर शिफ्ट कर जाएं। बदिक्कत एतमाद से बहाना गढ़ा जो किसी हद तक सच भी था। किसी ने आपसे कुछ कहा है? झटके से बाजू खींचकर करीब तर करते उसके खफा लहजे में यकायकी ठुठराता हुआ सर्दपन उतरा था जो मुकद्दस की रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ा गया था। कोई हमें कुछ क्यों कहेगा? बुरी तरह चौंक जाने के बावजूद उसने लहजे व तासुरात हमवार रखे थे। सवाल बराए सवाल दागा। फिर आंखें गहराई में उतर जाने के लिए सुकड़ कर करीब आए, गोया शक की सदाकत की ताक़ुब में हो। फिर कुछ नहीं। वो कबर्ड की तरफ मुतवज्जह हो गई थी। इलेक्शन का दौर भी खैर खूबी से इख्तिताम पजीर हो चुका है और निकाह की मुबारक तकरीब भी। फिर हमारा यहाँ खामखा के रहने का क्या जवाज़ बनता है जब आपका रोज़ का काम बाह के इलाके में है। वहाँ से आपको अपने काम में आसानी व सहूलत दरकार है। किसी रिवायती बीवी की तरह आम से अंदाज में कहती वो खूबसूरती से उस फेज़ से बाहर निकल आई थी। तो आप मेरी वजह से? लहजे में रची बसी गुस्सा बस्तराब की झाग जगह हैरत आमेज़ नरम गरम खुमार ने लिया था। जी, खन की दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में आपका सुबह सवेरे इतनी दूर जाना और शाम लौटना आपकी सेहत को मुतासिर कर सकता है, इसलिए आप दीजान से बात कर लें। हम मुख्तसर सामान समेट लेते हैं। कबर्ड बंद करके अब हम मुस्कुराहट उछालती हुई वो तपाई की तरफ बढ़ गई थी। आ जाएं। ट्रे बेड पर रखते उसने आवाज़ लगाई तो वो मिकानी के अंदाज में चलता हुआ करीब चलाया।
काफ़ी दिनों से मैं इसी तरह जा रहा हूँ, तब आपको ख्याल क्यों नहीं आया? नशीद संभालते हुए उस कैफियत से दामन झटकने के लिए वो साबका टोन में आया। ख्याल हमेशा से है, बस अमल आवरी मुश्किल थी, थोड़ी हालात के पेश नज़र। मतलब हालात मेरी सेहत से ज़्यादा अहम है, उसकी भवें तनी। आप अहम हैं, तभी हालात अहम हैं, वरना यहाँ के हालात से हमारा रास्त या बिलावास्त भला क्या ताल्लुक़। उसके अजीब से जवाब पर रोटी का टुकड़ा मुंह में डाल रहा उसका हाथ थमा था, आंखों में वाज़ेह नाफहमी उतरी थी। इस हवेली और हवेलियों से हमारे ताल्लुक़ की डोर आपकी बदौलत बंधी है। हम इनसे और ये हमसे मुतारिफ आपके हवाले से हुए हैं, वरना हाजी हकीम की पोती भला हवेली वालों की फ़िक्र करने वाली कौन होती है। हमारे लिए ये अहम है, हमें इनकी फ़िक्र है क्योंकि आपकी बीवी। हाँ, हमारा मतलब है आप बात कर ले दीजान से। उसके भवें सिकुड़ने पर वो बात के साथ रुख ही बदल गई, तो वह नफ़ी में सर हिलाता हुआ नाश्ते की तरफ मतवज्जा हो गया। मैं 1-2 दिन में वैसे ही जाने वाला था, अलबत्ता आप चाहें तो यहाँ रुक सकती हैं। वहाँ खामखा तन्हाई व बोरियत का शिकार रहेंगी, यहाँ आपको सोहबत। दिल की सरगोशियों से कान लपेटता ज़रा लाताल्लुकी का चोला ओढ़ने लगा कि हमें वहाँ रहना है जहाँ आप रहेंगे, आपको कोई एतराज़? कतन कलाम कर इस्तेकाक से सवाल करते उसने हाथ पोंछने के लिए टावल बढ़ाया, तो कई साथ वो उसका चेहरा तकता चला गया। कासिद, तेरे बयान से दिल ऐसा ठहर गया, गोया किसी ने रख दिया सीने पे आके हाथ। आज तक इस दर्जा इस्तेकाक से उसे किसी ने नहीं अपनाया था, शायद उसकी ज़िंदगी का वाहिद रिश्ता दीजान ने भी नहीं। बेशक दीजान की फ़िक्र व मोहब्बत उसके हर ज़ख्म का मरहम था। उनकी मोहब्बत उसे हज़ार सितम के बावजूद हवेली की सिमत खींचती थी, लेकिन कभी वो फ़िक्र मोहब्बत उसे बांध नहीं पाई थी। फिर इस लड़की की फ़िक्र में, इस रिश्ते में ऐसी क्या ख़ास कशिश पोशीदा थी जो उसे जकड़ कर कैदी बना रही थी, खुद से बेगाना कर रही थी। खुद ही से बेपरवाह तो खैर वो अज़ल से था, लेकिन अब किसी की परवाह उसे ज़ेर हिरासत ले रही थी। अपना सामान उठाकर रूम से निकलने से लेकर जीप तक पहुंचने तक वो उस एक जुमले के ज़ेर असर उसी गुदाज एहसास में गिरफ्तार रहा था कि जीप में बैठते हुए ऊपर नज़र गई तो देखा सूरज के अवाइल सुनहरी किरणों में नहाई वो तिलस्म ज़ादी गर्म शॉल लपेटे अलविदाई मुस्कान लबों पर सजाई खड़ी थी। जवाबन उसके मन में क्या समाए कि अंदर बैठने के बजाय सीधा खड़ा होकर मरकज़ निगाह बदले बगैर न सिर्फ हाथ को उठाकर फ़िज़ा में लहराया, साथ दिलकश मुस्कुराहट फराग दिली से नज़र कर मुकाबिल को बहर हैरत में गोताजन छोड़कर मसहूर आंखों पर गॉगल्स चढ़ाता मसरूर सा जीप उड़ा ले गया था। पीछे वो दिल थाम कर हुनूस बेयकीनी में साकित खड़ी की खड़ी थी। वो रोज़ाना उसके लिए दरीचे में खड़ी होती थी, ये उसके बचपन की पुख्ता आदत थी। हाजी हकीम और बदर की आंखों से ओझल होने तक बरामदे की खिड़की में खड़ा रहना। पर आज उसका दिल धड़काता जवाबी अमल उसे इस कदर मुतासिर कर गया था कि जहन बिल्कुल कोरा कागज़ ही बन गया था। उसके अमल में क्या ख़ास था खुदा ही जानता था, पर यह गुलपोश एहसास बेहद अछूता था। उसके सर्द गाल इस एहसास की हिद्दत से आप ही आप दहकने लगे थे। वो निगाह जुगाती दरीचे से हट गई थी, पर वो मंजर बेड पर दराज होने से नींद आने तक पुतलियों से चिपके रहे थे। निगाहें ढूंढती हैं हर तरफ उसको, लेकिन मैं आंखें बंद करती हूँ, वो मुझको दिखाई देता है। शायद मैं उसे भूल ही जाता, मगर याद आने के वो सारे हुनर रखता है। वो अपनी बेइरादी व बेइख्तियार हरकत पर हुनूस मौजे बेयकीन से नबर्द आजमाता। उसके एक सादा से जुमले ने, जो सादा तो बिल्कुल भी नहीं था, उसके मजबूत आसाब को कुछ इस तरह मुतासिर किया था कि वो ऐसा कर गया था जिसका तसव्वुर भी शायद उसके वहमो गुमान की गली से गुजर ना सके, पर वो ऐसा कर चुका था। और वो एक लम्हा इस्तेजाबिया सुबह से उसके आसाब पर सवार था जब उसके पहलू में विराजमान जुगाली में मसरूफ़ शहंशाह साहब को हैरानगी के सहरा से निकाल कर बोरियत झुंझलाहट बल्कि जलस में मुब्तला कर रहा था। भला ऐसा कभी हुआ था उसका मित्रा पहलू में हो और हरीफ ज़्यादा चुप शाह का रोज़ा रखे, ख्यालों की खाक छाने। 1-2 बार मज़ीद मित्रा ने अपनी बड़ी बड़ी शफाक आँखों को घुमाकर अपने पीठ से टेक लगाए ख्यालों में महुए अपनी
जिगरी यार को देखा। वो दोनों इस वक्त ताहद निगाह तक पहले वसी व अरीज खलियान के बिल्कुल एक कोने पर मौजूद घने छांवदार आम के दरख्त के नीचे बैठे थे। खेतों में ज़ोरों शोर से बुआई का काम जारी था। सातों की रेत कुछ और सरक गई, पर उसके ख्याल में खलल ना आया तो मजबूरन शहनशाह ने भारी सूंड को उठाकर उसके गर्दन पर ज़रा ज़ोर से पटका। उफ़ मित्रा, तोड़नी है क्या मेरी गर्दन? नतीजतन बलबलाकर वो मुतवज्जा हुआ था, पर ज़रा जो मित्रा साहब शर्मिंदा हुए हों, मस्त जुगाली करते, वो एटीट्यूड में चले गए थे। क्या मसला है? अब बक भी चुको, अब माथे पर आंखें क्यों सजा ली हैं? वो पूरी तरह मुतवज्जा था, पर अब मित्रा साहब भाव खा रहे थे। मित्रा, मैं तुमसे बकवास कर रहा हूँ, सुनाई पड़ रही आवाज़, या बड़े बड़े कान दांतों की तरह दिखावे के हैं फ़कत? अपनी इस हरकत की झुंझलाहट में वो शहनशाह के बड़े बड़े कान झुला कर बोला तो जवाबन वो मोटी मोटी आंखों में खफगी लिए घूरने लगा, जैसे कह रहा हो, सबसे मुझे नज़रअंदाज कर ख्याल यार में खोए हो, अब ज़रा सी तवज्जो खुद चाहिए तो बेभाव की सुना रहे हो। सॉरी यार, वो बस ऐसे ही, सूंड सहलाता वो सर झटक कर मुस्कुराया। जवाबन शहनशाह भी मज़ीद भाव खाने के बजाय उसके गर्दन के गिर्द नरमी से सूंड का हिसार डालता हुआ मामला रफा दफा कर गया। वो दरअसल हकीम साहिबा वापस आना चाहती हैं कॉटेज में, उन्होंने खुद ऐसा कहा है, बाखुशी, और मेरी समझ नहीं आ रही वो हवेली का भरा पड़ा माहौल आसाइशात छोड़कर मेरे मामूली से कॉटेज को क्यों तरजीह दे रही हैं। सूंड सहलाता वो पुरसोच अंदाज में मुस्तफसर हुआ। जवाब में शहनशाह का अंदाज ऐसा था जैसे कह रहा हो, अहमक, मैं क्यों तुझ बदमिजाज को देता हूँ? देख, तू मेरे साथ हर जगह आ जाता है, मेरे साथ सारी ख्वारी उठाता है क्योंकि तू पागल है, मुझसे प्यार करता है, पर वो तो बाशऊर और बकौल दी जान की इंतहाई समझदार है, और वो मुझसे तेरी तरह प्यार रवानगी में कहते वो सटपटाकर लब दबा गया। तो तवज्जो से सुन रहा मित्रा पुरजोश से अपनी सूंड गर्दन से खींचकर बड़ी बड़ी आंखें फैलाता कोई इशारा देने की कोशिश करने लगा। फिजूल की बातों पर पुरजोश मत हुआ करो अहमद। शर्ट झटकता वो कतराता तमतमाता चेहरा लिए फ़ौरन ही खड़ा हो गया था, पर शहनशाह ने फ़ौरन ही उसके पैरों के गिर्द सूंड लपेटकर उसे कदम उठाने से बाज रखा था। मित्रा, उसके ज़िद्दी अंदाज पर सरजनिशी हुआ। जवाबन मित्रा ने गूने के अंदाज में आंखें सुकेरते गले से मोटी सी आवाज़ निकाली, जैसे कह रहा हो, अगर मेरी ख्वारी का मतलब तुम मोहब्बत व दीवानगी अखज़ कर सकते हो तो उनकी फ़िक्र करो। तवज्जो को जज्बाती लगाव तस्लीम करने में इतनी हिचकिचाहट व एतराज़ क्यों? उठो, कोई काम धंधा करो मित्रा जी, हाकिम सरकार हमें मुफ्त की कमीशन नहीं देते। अपने पैर आज़ाद कर टक रहा था, निगाह चुराता एक सिमट बढ़ गया था। नेक वक्त मैं पूछता हूँ, आखिर आपके लाडले को ये रह रहकर अनोखा शगुफ़ा छोड़ने का दौरा क्यों पड़ जाता है? इंसान का बच्चा आखिर इंसानों की तरह बर्ताव करना कब सीखेगा? शाम की चाय के दौरान जब दीजान ने दिलावर का मुतालबा बल्कि फ़ैसला दादी के रूबरू रखा तो हिज़्ब तवक्को वो उखड़ गए। परेशानी हो रही है उसे रोज़ाना आने जाने में। दीजान का लहजा मसलहताना था। क्या परेशानी हो रही है? कौन सा वो हमारी जवानी के दिनों की तरह पैदल मीलों चलते हैं? सवारी की सहूलत मौजूद है, बल्कि आपके लाडले तो सड़क पर चलने वाली सवारी को भी हवाई जहाज़ की तरह यूं उड़ाते हैं जैसे सड़क उनके बाप दादा की विरासत हो। भला उन्हें किस चीज़ की परेशानी होगी? बस मैं कह दे रहा हूँ, बहू कहीं नहीं जाएंगी और ना ही आपका नालायक कहीं जाएगा। चाय का खाली कप सामने टेबल पर रखते उन्होंने अपने मखसूस बेलचक अंदाज में हतमी फ़ैसला सुनाया। आपकी बात अपनी जगह दुरुस्त है शहबाज के अब्बा, लेकिन वो क्या नेक वक्त, आप अच्छी तरह जानती हैं मैं उसके दर बदर भटकने वाली आदत का अज़ल से कायल नहीं हूँ। फिर भी आपकी हिमायत पर हमने उसे शदीद इख्तलाफ के बावजूद इजाज़त दी, पहले शहर में तन्हा रहने की, फिर गुलिस्तान बहार में लावारिसों की तरह 2 कमरे के कॉटेज में बिना किसी उसूल व ज़वात की ज़िंदगी गुजारने की। निकाह के बाद भी मैं उसकी इस रविश ख़ास तौर पर बहू को वहाँ रखने के ख़िलाफ़ था, लेकिन आपने कहा उसे नई तब्दीली से मानूस होने के लिए वक्त दिया जाए। अब माशाअल्लाह से शादी को 3-4 महीने हो चुके हैं, बहू हवेली आ चुकी है, यहाँ के माहौल और लोगों से मानूस हो चुकी है। बजाय इसके कि वसी पैमाने पर वलीमे की तकरीब मुनअक़द कर वो अपनी ज़िंदगी को लेकर संजीदा हो जाए और ख़ानदानी मामलात में दिलचस्पी ले,
अपनी जिम्मेदारियां समझें। आप कह रही हैं कि वो वापस कॉटेज शिफ्ट हो जाएंगे? शादी हुई है या कोई गुड्डे गुड़िया का ब्याह हुआ है? दादी आज दिलावर और उसकी तर्ज ज़िंदगी को लेकर कुछ ज़्यादा ही संजीदा हो गए थे। वो थे भी हक बजाने, खुद वो भी यही चाहती थी, लेकिन दिलावर की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ तो कोई उसे कुछ नहीं करवा सकता था, ख़ाह वो उसके बाप के बाप वसी व अरीस कबीले के हाकिम सरकार ताजवर उस्मानी ही क्यों ना हो। तभी लम्हाती तवक्कुफ़ लेकर लजाजत से बोली, इसमें कोई दो राय नहीं है, आपने हमेशा उसे दीगर बच्चों के मुकाबले ज़्यादा आज़ादी दी है, लेकिन उसके हालात भी तो दीगर बच्चों से मुख्तलिफ रहे हैं ना। और सबसे अहम, इससे पहले हमने निकाह से लेकर बहू को उसके पास छोड़ने तक अपनी मर्ज़ी उस पर मुसल्लत की गई थी, जबकि अब वो खुद ले जाना चाहता है साथ। इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या होगी कि वह बदल रहा है। और रही बात वलीमे की, तो मुक़द्दस बेटी के भाई बैरून मुल्क से लौटे नहीं हैं। वो बता रही थी कि किसी वजह से उन्हें रुकना पड़ गया है, शायद इस महीने के आखिर तक आ जाए। तब तक के लिए दोनों को भेज देते हैं, रसानियत व आजिज़ी के साथ कहते। उन्होंने उनके मजबूत हाथ पर नरमी से हाथ रखा। यह इनायत सरासर उनके संगलाख फैसले में लचक लाने के लिए होती थी, जो अक्सर वो फैसला अपने लाडले के खिलाफ जाने पर करती थी। हाँ, बताया था हाजी साहब ने, उस बच्चे के पहले इम्तिहानात आगे हो गए थे और अब दस्तावेज़ का कोई मसला आ गया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो मनमानी करेगा। वो अपने मौक़िफ़ पर कायम थे। शहबाज के अब्बा मान भरा मिन्नताना अंदाज अपनाया। नेक बख्त, आप उसकी मोहब्बत में अंधी हो चुकी हैं, आपको समझ नहीं आ रही। लेकिन मैं आंखें रखता हूँ, दुनिया आंखें रखती है। हम किसी की बेटी को अपनी बहू हवेली की इज्जत बना कर लाए हैं। लोग क्या कहेंगे? हवेली में बहू के साथ मसावी सलूक नहीं होता। माजी के नाखुशगवार हालात के बाइस आपका लाडला दानिस्ता या गैर दानिस्ता जिन महरूमियों का शिकार हुआ है, आप क्या चाहती हैं? उन्हीं महरूमियों, उसी इम्तियाजी सलूक का शिकार वो बच्ची भी हो। दादी के फगार लबों पर किसी आह व कसक की तरह अरसे बाद माजी का तल्ख जिक्र आया था। बाखुदा, मैं ऐसा नहीं चाहती। वो पल में तड़प उठी थी। बूढ़ी आंखों में ठाटे मारता समुंदर उतर आया था। मैं भी माजी के बाप दोहराना नहीं चाहता नेकबा। माजी के हालात के ज़िम्मेदार हमारी तरबियत थी, मेरी सख्तियाँ थी या जो भी थी, उसे बदला नहीं जा सकता, पर हाल में उनको दोहराने से बाज रखा जा सकता है। उनके लहजे में बैक वक्त अज़म व मलाल का इम्तिजाज था। औलाद की तरबियत असल माँ के ज़िम्मे होती है शहबाज के अब्बा, और मेरी तरबियत में न जाने कहाँ कमी रह गई जो आज ये ऐसे हैं। उनके पस्त लहजे में पशेमानी की नमी थी। नहीं नेकबख्त, ख़ुद को इल्ज़ाम नहीं दें। औलाद की तरबियत वालिद वालदा दोनों की बराबर ज़िम्मेदारी होती। तड़प कर सख्ती से टोकते। उन्होंने उनके झुरी ज़दा चेहरे से फिसलते आंसुओं को अपनी चादर में जज्ब किया था। ऐ मेरे खुदाया, ये मेरी गुनहगार आंखों को क्या दिखा रहे तू? दुहाई की बुलंद आवाज़ हिज़्ब साबिक ऐन मौके पर आई थी। तुम दरवाज़ा खटखटाने की तमीज़ कब सीखोगे? दादी की तेवरियाँ चढ़ी थी, जबकि दी जान अपनी आंखें खुश करने में लगी थी। दरवाज़ा खटखटा कर आए मेरे दुश्मन, मैं तो हक से धड़ल्ले से आऊँगा। जिसे जो करना है बस इत शौक कर ले। कॉलर चढ़ाकर आंखों से दुश्मन की निशानदेही करता वो आकर दी जान और दादी के दरमियान बची जगह पर बड़े बेतकल्लुफ़ाना अंदाज में बैठा कम नीम दराज हुआ था। क्यों नेकबख्त, साथ ताई चाहे, जिस पर दी जान मबम सा मुस्कुराती उसके बाल सहलाने लगी, जबकि दादी सुलग कर गीली लकड़ी हुए अपने चहीते को अपनी ज़ुबान में समझा दी। अब मज़ीद इनकी मन मर्जियाँ नहीं चल सकती, लिहाजा न ये न बहू कहीं जा रहे हैं। जलेसी को साइड पर रखते दादी ने जलाल को ऊद लाते हुक्म जारी किया, बहू नहीं तो आपकी बीवी को साथ लेकर जाऊंगा। बाखुदा उनकी मौजूदगी से ज़िंदगी बाग़ बहार हो जाएगी। संजीदगी को हवा में उड़ाते अपने ही तान खींचने के साथ उसने दीजान का हाथ चूमते हकीकतन उन्हें पतंगे लगा दिए थे। नेक बख्त ये, उन्होंने दांत खिचखिचाए। आपको शहबाज से कोई बात करने जाना था ना, आप वो कराएं। और रही बात बच्चों की, तो वो कुछ दिन घूम फिर कर आ जाएंगे। दीजान ने हल्के फुल्के अंदाज में दोनों की ठन्ने से पहले सुलह का परचम लहराया। घूमना फिरना है तो किसी घूमने फिरने की जगह जाएं। जंगल बयामा में नीम अकल लोग आवारा गर्दियाँ करते हैं और साहबजादे कद कड़ियाँ मारने की उम्र फलांग चुके हैं। शाने पर शाल दुरुस्त करते दादी करख्तगी से हुनूस अपने मौक़िफ़ की पैरवी कर रहे थे।
ان کی سنجیدگی پر دیجان نے پریشانی سے دلاور کے چہرے کو دیکھا، جس کی شوخی کی جگہ گمبھیر سنجیدگی نے لے لی تھی۔ میرا بجٹ اتنا نہیں ہے کہ گھومنے کی عیاشیاں افورڈ کر سکوں۔ وہ سیدھا ہو بیٹھا۔ تمہارے باپ دادا نے یہ جاگیر قبر میں لے جانے کے لیے اکٹھا نہیں کی۔ داجی اس کی رکھائی پر صحیح تنگ گئے تھے۔ جو اس کے وارثین ہیں وہ راج کریں۔ وہ سخت تاثرات لیے دیجان کے پہلو سے اٹھ گیا۔ دیجان اس کا ہاتھ تک نہ تھام سکی۔ اور تم کون ہو؟ جواب ندارت۔ کل تنہا تھے یہ کہہ رہتے چل گیا، آج بیوی ہے یہ کہہ رہے ہو چل جائے گا، کل بچے ہوں گے تو کیا کل بھی یہی کہو گے؟ آخر عقل کب آئے گی تمہیں؟ اس کی ہر دھرمی جذباتی پن نہ جانے کیوں آج داجی کو اس قدر مشتعل کر گیا تھا، جو وہ بازو سے جھنجھوڑ کر مستفسر ہوئے۔ دیجان سراسمیہ سی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی آپ فکر نہیں کرے۔ اس نے بڑی نرمی سے اپنا بازو ان کے سخت شکنجے سے آزاد کیا، پھر سپاٹ نگاہ براہ راست داجی کے غصہ و اشتعال سے سلگتے سرخ چہرے پر ٹکائی۔ میں اپنے باپ جیسا باپ نہیں بننا چاہتا، نہ ہی اپنے جیسے دوسرے کردار سے اس کہانی کو متعارف کروانے کی میری کوئی منشا ہے، لہٰذا مجھ سے ایسی کوئی امید نہ رکھی جائے۔ میں حریف زادہ اپنی ہی کہانی کا ناپسندیدہ ترین کردار ہوں، اور ایک کہانی کے لیے ایک حریف زادہ کافی ہے، تو ایسے کسی صورتحال کا سوال ہی نہیں اٹھتا۔ پگھلتے شیشے کے مانند دونوں کی سماعتوں پر اپنے عزائم اڈیلتا وہ لمبے لمبے ڈگ اٹھاتا نکل گیا تھا۔ شہباز کے ابا یہ کیا کہہ گیا ہے؟ اسے ایسا تو نہیں کہنا چاہیے تھا۔ آپ کو اس سے اتنی سختی سے پیش نہیں آنا چاہیے تھا، وہ مزاج کا تیز ہے پر۔ دم سادھے ان کی بات سن رہی دیجان کا تنفس بری طرح منتشر ہوا تھا۔ ہاجرہ داجی نے سمیٹ کر ان کے دونوں شانوں پر نرم گرفت بناتے انہیں شانت کرنا چاہا، پر وہ آپ کو بوائی سے پہلے زمین کو ہموار کرنا پڑتا ہے، اور اس مرحلے میں سخت مٹی کو ڈھیلا کرنے کے لیے کچھ سختی سے کام لینا ہی پڑتا ہے۔ ان کے یقین دلاتے لہجے کی گہرائی میں بہت کچھ پنہاں تھا جو فی الحال شاید وہ بتانا نہیں چاہتے تھے۔ آپ واقعی مجاری ہیں؟ مضراب اور میرال اسے سامان سمیٹتا دیکھ حیران ہوئی۔ دیجان سے ملی اطلاع کی لفاظی تصدیق کے لیے وہ آئی تھی، پر یہاں عملی نمونہ دیکھ دونوں تیزی سے قریب آئی۔ جی، پر کیوں؟ مضراب احتجاجی ہوئی تھی۔ اب اس کیوں کا ہم کیا جواب دیں آپ کو؟ وہ مبہم سا مسکرائی۔ کسی نے کچھ کہا ہے آپ سے؟ اس کا انداز کھوجتا ہوا یقین سمیٹے تھا۔ لگتے بھر کے لیے مقدس تو مقدس میرال تک بھونچکا گئی، لیکن پھر مقدس کے نفی میں سر ہلا کر ہنس دینے پر لب دبا گئی۔ آپ یہ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ سوال برائے سوال تھا۔ میرال کی نگاہ مضراب پر گئی، جس کی شفاف پیشانی پر واضح بل تھے، جیسے کوئی خیال الفاظ کی پیراہن لپیٹ کر لبوں تک آیا ہو، پر مصلحت آواز تک رسائی کرنے نہیں دے رہی تھی۔ کیا فرق پڑتا ہے جب آپ جا رہی ہیں؟ وہ نروٹھے پن سے بات بدل گئی۔ اب جتنی منہ پٹ سہی، تھوڑی کہہ سکتی تھی کہ میں نے اپنی ماں کا سرد رویہ تمہارے ساتھ محسوس کیا ہے، جو حکم کے قائل ہیں لحاظ و رشتوں کے تقدس سے زیادہ۔ پھر گنگناتا فون لے کر وہ خفا خفا سی باہر کی سمت بڑھ گئی، تو میرال اس کی سمت متوجہ ہوئی۔ دیجان کافی اداس ہو گئی ہیں، آپ لوگوں کی وجہ سے بہت خوش رہنے لگی تھی۔ اس کے برابر بیٹھ کر کپڑے طے کرتی میرال سادگی سے گویا ہو گئی۔ ہم کوئی دور تھوڑی جا رہے ہیں، یہیں تو ہوں گے، بس حویلی نہیں ہوں گے۔ آپ واقعی دلاور بھائی کی وجہ سے جا رہی ہیں کہ انہیں روزانہ حمل و نقل کرنے میں مسئلہ ہو رہا ہے؟ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا سب کو اس جواز پر اتنا شک کیوں ہے؟ وہ حیرانگی سمیٹے مسکرائی۔ شاید یہ جواز اتنا پائیدار نہیں ہے، اس لیے۔ میرال کا انداز کچھ تشویش سمیٹے ہوئے تھا۔ دفتن دلاور اندر داخل ہوا تھا، یقیناً وہ میرال کی بات بھی سن چکا تھا۔ ہو گیا آپ کا؟ جی۔ وہ بیگ کا زپ لگاتی ہوئی کھڑی ہوئی۔ وہ بیگ لے کر باہر نکل گیا تو پیچھے جلدی سے وہ بھی حجاب کے بعد نقاب کرتی ہوئی میرال کے ہمراہ روم سے باہر نکلی۔ دلاور بیگ لے کر جیپ میں رکھنے چلا گیا تھا، جبکہ مقدس کچن میں آ گئی تھی، جہاں حسب دستور رضوانہ بیگم لب سی کام میں جٹی ہوئی تھی۔ یہ ہم نے اپنے ابا سے نسخہ پوچھ کر آپ کے لیے بنایا تھا، ہمیں خوشی ہوگی اگر آپ اسے قبول کر کے استعمال کریں گی۔ ان کے متوجہ ہونے پر اس نے بڑے مان و لجاجت کے ساتھ ان کی جانب ایک چھوٹا سا لکڑی کا بنا باکس بڑھایا تھا۔
جسے بادل نخواستہ وہ تھام گئی تھی۔ دی جان اسے ساتھ لگا کر آپ دیدہ ہو گئی تھی، جبکہ روم میں وہ انہیں اصل وجہ بتا چکی تھی کہ حویلی کا ماحول دلاور کے بچپن کی تلخیوں کے کوڑے ہمہ وقت اس پر برساتا رہتا ہے، اسی لیے وہ یہاں سے جانا چاہتی ہے جہاں وہ زندگی کو زندگی سمجھ کر جیتا ہے، جہاں اس نے اپنے لیے مخلص رشتے بنائے ہیں، سازگار ماحول بنایا ہے، جہاں کسی کے لفظوں کے تیر اس کے دل کے آر پار جانے کے لیے تیار نہیں رہتے۔ لیکن دی جان تو دی جان تھی۔ ہال میں اس سب سے قطعاً لا تعلق چائے کی چسکیاں لے رہے شہباز کے پہلو میں بیٹھے شیراز عثمانی حزب سابق نگاہ جھکائے بظاہر یہاں بیٹھے تھے، پر مزمل چہرے پر چھائی سوچ کی پرچھائیاں ان کے ذہنی طور پر غیر حاضر ہونے کی غماز تھی۔ ان کے برابر میں براجمان بظاہر معدب ناظمہ بیگم کے بھینچے نقوش ان کے اندرونی کیفیت کی بہتر عکاسی کر رہے تھے۔ وہ باری باری سب سے ملی تھی، سب اس کے جانے سے اداس تھے۔ اخلاقاً وہ ناظمہ بیگم کے قریب آئے، جنہوں نے دی جان کے خیال سے سر کی جنبش سے سلام کا جواب تو دیا، تاہم مروتاً تاثرات سدھار نہیں سکی۔ ان جیسی انا پرست خاتون بھلا کس طرح برداشت کر سکتی تھی کہ ایک کل کی آئی لڑکی ان کی انا پر اپنی خود اعتمادی سے کاری وار کر ان کی ذہن اڑان تک رسائی کی خبر ان کے منہ پر بے شک مہذبانہ انداز میں مار کر پورے مان وقار کے ساتھ ان کے سامنے سے گزر جائے۔ وہ اقتدار، وہ عہد، وہ گدی جس کے تعاقب میں، جسے سمیٹنے میں انہوں نے پوری زندگی پھونک دی، اس سب کو ایک حقیقی نگاہ سے ٹھکرا کر وہ اس شخص کے ساتھ وہ ترجیح دے گئی جسے انہوں نے کبھی حویلی کے وارث تو دور ملازم جتنی اہمیت دینا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ اس کی تضحیک کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ یہ ان کی جیت نہیں، ان کی بڑی ہار تھی جو ان کی بلبلاتی انا ہرگز قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ اتنے سالوں بعد کوئی اگر مقابل آیا تھا ان کے، تو وہ اسے دو بدو شکست سے دو چار کر اپنی انا کی تسکین چاہتی تھی، لیکن مقدس انہیں لفاظی مات دے کر اس شخص کو ترجیح دیتی، انہیں نفسیاتی طور پر بڑی شکست سے دو چار کر گئی تھی اور وہ دیکھتی رہ گئی تھی۔ اس نے صاف جتا دیا تھا کہ آپ کی ان تمام مادی اشیاء پر مجھے وہ شخص عزیز ہے جسے آپ حقیر جانتی ہیں۔